नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करके बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। लिहाजा इसकी चर्चा तेज है कि अगला सीएम कौन होगा और किस पार्टी से होगा। बिहार की राजनीति में इस समय हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। अब अगला सीएम कौन होगा और किस पार्टी से होगा, इसकी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। महागठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। महाराष्ट्र मॉडल बिहार में लाया गया है। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार के साथ है। उनके साथ जो भी हो रहा है वो जनता जान रही है। हम लोगों ने पहले ही सीएम बदलने की बात कही थी। हम लोग पहले से ही कहते आ रहे थे कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। ये बात आज साबित हो गई है। बीजेपी जिस भी सहयोगी दल के साथ रही है वहां ऐसा ही हुआ है। पूरे देश में भाजपा आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि यह बिहार की जनता के साथ विश्वासघात है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा नरेश मुन्ना जी तमाम लोगों को मीनापुर के लोगों को। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग जो भी जन भावना लोगों की है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी। अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। हम सिर्फ हम तो पहले भी कहें कि जो जन भावना है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है और ये सबको पता था कि भाजपा ये करेगी और भाजपा जिस जिस सहयोगी दलों के साथ रही है सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती रही है। बिहार की जनता के साथ भाजपा और श्री नीतीश कुमार जी का बड़ा भारी फरेब है, धोखा। ये सबको मालूम है। ये चुनाव स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखने के सवाल पर लड़ा गया और अब 3 महीने भी आपने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रखा। यूं ही कैप्टिव मुख्यमंत्री थे, भाजपा के चंगुल में थे, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा तो रखते ना। आपने 3 ही महीने में उनको वहां से हटा दिया। तो ये बिहार की जनता के साथ एक फरेब हुआ है और इस फरेब का समय आने पर बिहार भी और देश भी इसका जवाब देगा और भाजपा बिहार
पर कब्जे के लिए बहुत व्यग्र थी और उसके लिए शिकंडी की तरीके से आड़ ली गई नीतीश कुमार जी ने ये सब कर अपना कद घटाया है। केवल अपनी राजनीति को बचाने के लिए अपने कद को, अपने मान और सम्मान को गिराया है। उनकी जो भावनाएं हैं उसका प्रकटीकरण उन्होंने कर दिया है। दरअसल बिहार के जो ये शानदार 2 दशक हैं, संपन्नता, समृद्धि और स्वावलंबन का जो ये दौर है, इसने बिहार के खोए आत्मविश्वास को फिर से लौटाया है और नीतीश कुमार जी जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। उनका योगदान बिहार सदैव याद रखेगा। लेकिन इतनी बात तय है कि फैसले वो खुद लेते हैं। उन्होंने जो महसूस किया, उन्होंने वैसा फैसला लिया और भारी मन से पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनके फैसले का बराबर सम्मान करते रहे। देखिए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, निसंदेह उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी नेता, जो महत्वपूर्ण नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बातचीत के बाद इस तरह का कोई भी फैसला ले पाएंगे। देखिए, एक बात जो हम लोगों ने लंबे समय तक नीतीश कुमार जी के साथ काम करने के बाद महसूस किया है, वो एक ऐसे दृढ़ निश्चयी नेता हैं, उनके इरादे फौलादी हैं। कभी भी किसी दबाव के समक्ष वो घुटने नहीं टेकने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने बताया भी है, एक्स पर उन्होंने जो बातें कही हैं, जो 4 सदनों को लेकर के एक सदन जिसका प्रतिनिधित्व तो उन्होंने नहीं किया था, वहां काम करने की इच्छा थी और इसीलिए ये उनका फैसला है। किसी भी तरह के दबाव की बात का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो मैंने भी ट्वीट देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारोक्ति दी है और कहा है कि राज्यसभा के लिए वो जाना चाहते हैं। तो ये जनता दल यूनाइटेड का माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार को दिया है, कहां से कहां बिहार था, आज बिहार प्रगति की ओर अग्रसर है, विकसित राज्य की श्रेणी में आने के लिए अग्रसर है। सभा के लिए नामांकन कर दिया है। अब बिहार का नया सीएम कौन होगा, इस पर भी प्रदेश में अब लगातार चर्चाएं जारी हैं। अब राज्य का सीएम कौन और किस पार्टी से होगा, इस पर भी सवाल हैं। आरजेडी और कांग्रेस नेताओं का सियासी हमला भी है और बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक किया, यह तेजस्वी का कहना भी है। भाजपा जिसके साथ रहती है उसे बर्बाद कर देती है, तेजस्वी का ये बयान सामने आया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी जदयू को खत्म करने की साजिश रच रही है। भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ धोखा किया है। इस तरह के जो बयान हैं वो भी लगातार सुर्खियों में हैं। कांग्रेस के विधायकों का और सांसदों के साथ ही जो बड़े लीडर्स हैं उनका भी ये मानना है और ये कहना है। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पद से हटाने की रणनीति बनाई गई थी पहले से ही और ये बिहार की जनता के साथ विश्वासघात है। और संवाददाता जयंत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयंत, जिस तरह से बिहार में ये हलचल देखने को मिल रही है, अब ऐसे में किस तरह का सियासी माहौल बना हुआ है और क्या कुछ उम्मीदें अब जताई जा रही हैं, किस तरह की चर्चाएं तेज है बिहार में? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि नीतीश ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है और बिहार का नया सीएम कौन होगा, इस पर प्रदेश में अब चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से भी ये जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों सदनों का सदस्य बनना वो चाहते थे और इसी कड़ी में उन्होंने ये फैसला लिया कि वो राज्यसभा जाएंगे। अब उनके राज्यसभा जाने के बाद
बिहार में कौन कमान संभालेगा और किस पार्टी से संभालेगा, अभी ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी सीएम होगा या जो भी जिसकी भी सरकार बनेगी उसे पूरा सहयोग नीतीश कुमार की ओर से दिया जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन बिहार का नया सीएम होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक किया और भाजपा जिसके साथ भी रही है उसे बर्बाद करने का काम किया है। तो जदयू को खत्म करने की यह साजिश रची गई है। इस तरह के बयान तेजस्वी की ओर से सामने आए और मुख्यमंत्री पद से हटाने की रणनीति बहुत पहले से बनाई जा रही थी, ये भी तेजस्वी का बयान सामने आया है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि यह बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। अब इस पर चर्चाएं तेज हैं कि अगला सीएम कौन होगा। और संवाददाता जयंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयंत, नीतीश ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया, अब किस तरह का माहौल भी है और किस तरह की चर्चाएं भी तेज है बिहार में? जी देखिए, जिस तरह नीतीश कुमार ने सुबह से ही अपने ट्वीट पे किया था, वो राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक हलचलें जो बढ़ी है वो काफी बढ़ गई है बिहार में। और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो दबाव में आए हैं। बीजेपी मुख्य सत्ता में अब आना चाहती है, क्योंकि अब जिस तरह मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़ा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए एक राज्यसभा जाना, तो ये शायद उनके नजरिए से अच्छा हो, लेकिन लोग तो पहले मुख्यमंत्री अपना देखते हैं जी। तो अब मुख्यमंत्री पद पर वहां कौन बैठेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का हो या जदयू की तरफ से हो, क्योंकि गठबंधन अभी एनडीए गठबंधन है और ये दोनों पार्टियां बिहार के लिए बड़ी पार्टी है। तो यही दोनों पार्टी से बिहार में मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो सम्राट चौधरी है, सबसे पहला नाम इन्हीं का आ रहा है। और वहीं दूसरे पे बात करें तो दूसरे पर जो नाम लगाया जा रहा है वो है जी नित्यानंद राम जी। तो अब ये लोग दोनों है, लेकिन इस बीच में जिस तरह अभी मंत्री वहाँ अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री जो है अमित शाह भी पहुंचे हुए और उनकी मौजूदगी में ही नीतीश कुमार ने नामांकन किया है राज्यसभा के लिए। तो अब एनडीए की वहाँ बैठक है, बैठक में अब सामने निकल कर आएगा कि आखिर जो मुख्यमंत्री पद है वो किसे दिया जाए, कौन मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे। अच्छा जयंत, जिस तरह से नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत कुमार हैं उनकी एंट्री भी बताई जा रही है कि पार्टी के भीतर होगी, तो क्या उसको लेकर भी अब चर्चाएं हैं? मुख्यमंत्री के बेटे निशांत को इनका आना तो है, लेकिन इनको सीएम पद नहीं रहेगा। इनका चर्चा हो रहा है कि ये डिप्टी सीएम इनको दिया जा सकता है जी। जिस तरह डिप्टी सीएम अभी जो बीजेपी के हैं सम्राट चौधरी, तो वैसे में डिप्टी सीएम का पद निशांत कुमार को दिया जा सकता है। तो क्या पार्टी की कमान भी संभाल सकते हैं निशांत? जदयू की पार्टी की कमान भी संभाल सकते हैं। इसके बाद उनका चर्चा ये भी है। और लोग जिस तरह आ रहे हैं, जो एनडीए के घटक दल जो बैठ रहे हैं, तो उन्होंने कई बयाने इस तरह की भी दी है कि जो निशांत का है वो पहले ही एंट्री होना चाहिए था, क्योंकि आपको याद होगा कि शपथ ग्रहण जब हो रहा था तो शपथ ग्रहण के समय ही नीतीश कुमार ने अपने बेटे का एंट्री करवाया था, परिचय करवाया था, और बीच जो मंच है इस मंच पर ही उन्होंने एंट्री भी करवाई थी। तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तो वहीं से चालू हो गया था कि अब निशांत कुमार जिस तरह आ रहे हैं राजनीतिक में, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक में उनका जो पकड़ है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, परिचय करवाने की कोशिश की जा रही है कि अब ये भी राजनीतिक में आ सकते हैं। लेकिन जयंत, इतने लंबे समय तक राजनीति से दूर रखना और फिर अब निशांत की एंट्री करा देना, इसको लेकर के किस तरह का माहौल अभी बिहार की जनता में बना हुआ है? बिहार की जनता में कुछ खास नहीं है,
लेकिन इसको ही कह सकते हैं ना कि लगातार जिस तरह एनडीए पार्टी के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये पक्षपात करते हैं अपने परिवारवाद पे, तो अब क्या इसको परिवारवाद नहीं कह सकते हैं? परिवारवाद एक राजनीतिक ऐसा भूख है जिसको कह सकते हैं ना कि वो खत्म नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ा होता है, परिवार का मोह होता है, और यही कारण है कि शायद नीतीश कुमार को और उनके बेटे को यहाँ जगह दी जा रही है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार के बेटे को जगह नहीं दिया जाए तो शायद नीतीश कुमार बिखर जाए। और उधर केंद्र की भी अगर चर्चाएं चल रही है, जो केंद्र इन पार्टियों के सहारे चल रहा है केंद्र में, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की इस बार गठबंधन पूर्ण नहीं हो पाई है, अपनी जो पार्टी है वो पूर्ण नहीं हो पाया, वो गठबंधन से चल रहा है। जी बिल्कुल जयंत, तो बिल्कुल जयंत, आप हम बने रहिए हमारे साथ। आशीष सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस से। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से हाईजैक किया गया, क्योंकि इस तरह के सवाल, इस तरह के जो क्वेश्चन मार्क है वो आप ही लगा रहे हैं, तो किस रूप में अब आप देख भी रहे हैं कि अगला सीएम कौन होगा, क्या होगा, किस तरह की चीजें हो सकती हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम कर रही है, यह भारतीय राजनीति के एक काले चेहरे के रूप में देखा जाएगा। भाजपा सहयोग लेती है वक्त आने पर और मौका देखते हैं अपने सहयोगी दलों को पूरा निपटा भी देती है। ये महाराष्ट्र की और कई राज्यों के काम हो चुके हैं, पंजाब में भी कर चुके हैं, तो अब ये काम उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी हुआ है। ये अप्रत्याशित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है और इसी कल्चर से निकली हुई भाजपा अपने सहयोगी दलों को धीरे धीरे करके कमजोर करके समाप्त कर रही है और उनके सिस्टम पर अपने आदमी बिठाकर या अपने इशारे पर चलने वाले लोग बिठाकर, क्योंकि इससे पहले आपको ध्यान हो जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बदलने के लिए रातों रात उनकी मीटिंग बुलाकर बदला गया, तो पूर्व अध्यक्ष जो था वो बीजेपी के साथ अलाइड होकर काम कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये कोई बहुत अच्छा संकेत मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लिए है। एनडीए गठबंधन में सहयोगियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। भाजपा की विस्तारवादी सोच चीन और अमेरिका से मिलती जुलती है, जहां वो सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरा कब्जा करने की नीयत अपनाते हैं और ये एक अच्छी राजनीति का संकेत नहीं है। लेकिन आशीष जी, नीतीश कुमार तो खुश नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर ट्वीट भी कर रहे हैं कि इच्छा थी मेरी, और दूसरी बात ये भी सामने निकल करके सामने आ रही है कि अपने बेटे निशांत कुमार को भी वो आगे ला रहे हैं राजनीति में। नहीं, बिल्कुल लाएंगे, वो उनको लाना होगा। और वो क्योंकि परिवारवाद की राजनीति तो केवल कांग्रेस के गांधी परिवार में ही है, बाकी जगह तो ये परिवारवाद नहीं कहा जाएगा। ये इसलिए भाजपा का जो दोगलापन है, जो डबल स्टैंडर्ड अपनाती है, वो डबल स्टैंडर्ड की पोल खुल रही है। भाई आप पहले खुद डिसाइड कर लीजिए ना कि आप परिवारवाद को मानोगे या परिवारवाद को नहीं मानोगे। तो ये चीजें तो सामने। दूसरी बात, चाहे आप अन्य सहयोगी दलों के या अन्य राज्य दलों के परिवारवाद की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए अखिलेश यादव का, तो आप देखिए अखिलेश यादव की योग्यता अपने आप में ठीक ठाक है, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी के जो पुत्र है वो तो अभी राजनीति की में कभी उनका हस्तक्षेप रहा ही नहीं है, नहीं वो राजनीति करना चाहते थे जी। वो तो अभी वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी को लगा कि एक ऐसा व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना के फायदा है जिससे वो पूरे राज्य पर कंट्रोल कर सकती है, तो अब वो कंट्रोल करेंगे और उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में मात्र बिठाया है और उससे बीजेपी को पूरी स्वतंत्रता करने का अधिकार मिल जाएगा। जी बिल्कुल आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। राकेश जी, जिस तरह से ये उठापटक सी हुई और अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से एकदम से माहौल बदला, अब क्या लग रहा है किस तरह की राजनीति को ये रूप दिया जा रहा है और बिहार का नया सीएम कौन हो सकता है? किस पर आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को देख करके? देखिए, ये तो पहले से असंभावित था। जब चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे थे तो उस समय ही ये तय हो गया था कि आपके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। और एक तरीके से इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये नीतीश कुमार की गरिमा के साथ इस तरह की एक मतलब हाई नोट पे विदाई हो रही है। अब एक तो उनकी उम्र का भी तकाजा है और दूसरा मेरी मान्यता ये है कि अब जैसे शासन चलाने के लिए जो क्षमताएं एक व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए उसका भी कुछ ना कुछ कारण है कि वो राज्य के हित में या उनके लिए। और मैं आगे भविष्य में
नीतीश जी को राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पोजीशन पे देख रहा हूँ, हम्म। पहला। दूसरा ये कि जैसे अभी लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, मुझे अभी भाजपा का मुख्यमंत्री बनता नहीं दिख रहा है जी। अभी भाजपा का मुख्यमंत्री, क्योंकि इतना जल्दी पत्ते नहीं गिराते हैं, हो सकता है कि अभी जेडीयू का ही मुख्यमंत्री बनेगा और भाजपा जैसे वर्क कर रही है वैसे ही करेगी। लेकिन जिस तरह से राकेश मिश्रा जी ये बात सामने आ रही है कि महाराष्ट्र मॉडल पर ही पूरा प्लानिंग हुई है और वैसा ही मॉडल यहाँ पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कयास लगाना किसी के लिए आसान है, कयास लगाया जा सकता है, लेकिन जेडीयू की स्थिति खासकर बिहार में जब जातीय समीकरण को साधा जाता है तो अभी इतना बड़ा कोई रिस्क लेने की आवश्यकता वहां पे भाजपा को नहीं लगती है। जहां तक जितना मैं भाजपा को समझता हूं, वो जेडीयू को अभी मुख्य दल के रूप में ही प्रस्तुत करेगी। लेकिन ऐसे में बेटे की एंट्री होना, उसको किस रूप में देखा जा सकता है इसको, कि निशांत कुमार की एंट्री होगी? बेटे की एंट्री तो हुई नहीं है और अभी ये मुझे दूर की कौड़ी दिखती है। हाँ, बेटा राजनीति में आएगा ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, और जहाँ तक निशांत के बारे में बिहार में प्रचलित है तो वो मुझे देखने में ये लगता है कि वो राजनीति से दूर ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि बेटे की एंट्री जैसा कोई स्वभाव हुआ है। अगर राजनीति में आते हैं तो अच्छा है, परिवार की जो विरासत है उसको आगे ले जाएंगे, उसे हम गलत नहीं मानते हैं। अगर राजनीतिक व्यक्ति का कोई भी बेटा राजनीति में आता है तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल राकेश मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और आशीष सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, जिस तरह से अब क्योंकि आपके नेता लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि विश्वासघात बिहार के साथ हुआ है और पहले से ही प्लानिंग थी, तो क्या इसको कहा जा सकता है? और दूसरा, क्या लग रहा है कि अब जो सीएम उम्मीदवार होगा वो जेडीयू से होगा कि बीजेपी से होगा? हेलो आशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नहीं, आवाज हल्की आ रही है आपकी, जी बताइए दोबारा। जी आशीष जी, मेरा कहना ये है कि अब आपको क्या लगता है कि जो नया मुख्यमंत्री होगा वो जेडीयू से होगा कि बीजेपी से होगा? और दूसरी तरफ आप जैसे कि कह रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। हाँ, जी निश्चित रूप से बीजेपी अपना ही मुख्यमंत्री बनाएगी। वो किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार की न होने की स्थिति में जेडीयू के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो सेम एग्जाम्पल मैंने महाराष्ट्र का दिया है। वहाँ पर जो मुख्यमंत्री पहले बनाए गए, बाद में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो क्योंकि वो उनको पहले कमजोर कर देते हैं फिर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। आज बीजेपी जानती है और बीजेपी के साथ साथ जेडीयू भी जानती है कि जो चुनाव है वो किस तरीके से जीते गए हैं, क्या क्या उसमें षड्यंत्र किए गए हैं, कभी वो सार्वजनिक हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने सरेंडर है, तो ये बीजेपी के सामने बिहार में सरेंडर है, और अब बिहार का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में जाने वाला है। जी बिल्कुल आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और जयंत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जयंत, अब बिहार की राजनीति में नया मोड़ तो आ गया है, अब बिहार का नया सीएम कौन होगा इस पर लगातार चर्चाएं क्योंकि बनी हुई हैं कि जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा या फिर बीजेपी का। देखिए, संभावनाएं जो बताई जा रही है वो तो इस बार बीजेपी का लगाया जा रहा है कि बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन जो पिछले चुनाव को अगर देखें, चाहे आप लोकसभा का या कई राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो इस बीच में बीजेपी एक नया प्रयोग करने के लिए जानी जा रही है। कब किस आदमी को खड़ा कर दे नए से, ये पता नहीं चलता है, और ये पूरी जो संभावनाएं हम लगाते रहते हैं उससे परे रहती है। तो कहीं ना कहीं कुछ नया लोग को, चूंकि एक महिला मुख्यमंत्री का भी नाम आ रहा है सामने से कि एक महिला उम्मीदवार है जो मुख्यमंत्री हो सकती है, लेकिन वो महिला कौन है वो भी खुलासा अभी तक नहीं हो पा रहा है। और ऐसे बीजेपी के तरफ से जो दो नाम चर्चा चल रहा है, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राम का, तो ये दोनों की उम्मीदवारी है कि ये लोग हो सकते हैं। लेकिन अंततः जब इनके बैठक होंगे, चूंकि अभी अमित शाह भी वहां पहुंचे हुए हैं, तो अंततः इन लोग के बैठक के बाद ही यह निर्णय हो पाएगा और सामने निकल कर आएगा कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री यहाँ के। जी बिल्कुल जयंत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एशियन 24/7। नमस्कार।